मुल्क के अंदर सख्त गिर हलकों की जानिब से इस मुआहदे पर तनकीद भी की जा रही है। अच्छा, मेरी गुजारिश है इंटरनेशनल मीडिया से, तमाम दुनिया की मीडिया से, अभी ज़रा ना आप फतह और कहते हैं ना शिकस्त डिक्लेयर ना करें, ज़रा साइन होने दें, उसके बाद आप जी भर के लिखें और बताएं कि क्या है। अच्छा चलें जनाब, लेकिन नेतन्याहू वाली बात ज़रा मुझे प्लीज़ बताने दें। लोगों को ये पता नहीं क्यों मुझे इसे बार बार पढ़ने का दिल करता है जो ये पोस्ट उन्होंने की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अमेरिका ईरान मुआहदे में ताख़ीर क्यों हुई? डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू बैरूत पर हमला ना करता तो अब तक ईरान से मुआहदा हो जाता। एक्सिबिस की रिपोर्ट है कि इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप की नेतन्याहू से एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, गालम गलोच हुई है। सदर ट्रंप इसराइली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज हैं, गुस्सा हुए, उन्होंने खरी खरी सुनाती हैं। मतलब नेतन्याहू को ट्रंप से गालियां पड़ी हैं? ओह गॉड, इंटरनेशनल बेइज्जती इसे कहते हैं। वाओ, अच्छा ये पहली दफा किसी को गालियां पड़ी और हमें अच्छा लग रहा है। नेतन्याहू कहते हैं जी, सदर ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू के पास फैसले करने की ना कोई अकल है ना कोई समझ-बूझ है, और नेतन्याहू को इस वक्त बेवकूफाना हमले की क्या जरूरत थी। जनाब हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो, हम की तरफ एक अहम पेश कदमी है ये। जौहर सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हाउ डू यू एनालाइज दिस एंटायर अमन मुआहदा? ये इनिशियल अमन मुआहदा है जिसे ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जो है वो लिफ्ट अप किया जाएगा, पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे, बट ये एक अहम दिन है अमन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही खुश आइंद है और जाहिर है पूरी दुनिया इस डेवलपमेंट का इंतजार कर रही थी और पाकिस्तान का जो इसमें रोल है वो तो बहुत ही पिविटल, और पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज भी किया है, उसकी तारीफ और तौसीफ भी हो रही है, और आगे भी बल्कि वो रोल रहेगा, अभी भी बहुत अहम रहेगा। अब देखें, वो जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ही फाइनलाइज तो हो गया, तय पा गया है, दोनों साइड्स ने अनाउंस भी कर दिया है। पहले थोड़ी एक साइड से, ईरान की साइड से मुबहम बयान आ रहे थे, अभी उधर से भी वाज़ेह बयान आ गए हैं, और उनके पॉलिटिकल साइड से भी और खातिमुल अंबिया से भी, जो उनका हेडक्वार्टर है फौज का, उधर से भी। लेकिन तो उम्मीद करते हैं अभी से लेके जुम्मे तक मजीद किसी किस्म की कोई सरप्राइजेस ना हो, बिकॉज इससे पहले ये सरप्राइजेस हमेशा ही मिलती रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब तक वो इसको मैं तो कहूंगा जब तक ये साइन ना हो जाए, हालांकि मुबारकबादें पूरी दुनिया के लीडर्स दे चुके हैं तो वो जरूरी है। लेकिन इंशाल्लाह चलें, फ्राइडे को ये साइन हो जाता है तो देखिए एक बड़ा अहम मरहला तय पाएगा, लेकिन ये पहला मरहला है, ये पहली मंजिल है। उसके बाद जो 60 दिन की नेगोशिएशंस होनी है उसमें बहुत ही ट्रिकी अमूर हैं जो तय पाने हैं। न्यूक्लियर के मसाइल हैं, वो जो टर्म्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म है जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, डॉलर्स एंड डस्ट, वो जो मामलात हैं कि उनको जो एसेट्स अनफ्रीज होने हैं, और दूसरी तरफ जो इसको न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, वो जो 450 किलोग्राम 60% से ज्यादा अफजूदा यूरेनियम है, और कुछ हजारों किलोग्राम और भी है जो 10% तक अफजूदा है, तो उसके मामलात बहुत अहम होंगे। फिर वो जो सस्पेंशन है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, कि कितने अरसे के लिए वो जीरो एनरिचमेंट पे चले जाएगा ईरान, यानी कि कोई एनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो बहुत अहम होगी। देखिए अभी इसमें जितनी चीजें भी तय पा रही हैं वो सब अबूरी हैं। ये जो नाकाबंदी खुली है ये भी अबूरी होगी, जो उनकी तरफ से ईरान की तरफ से जो ये अपना हॉर्मज़ को खोला जाएगा, ये सब कंडीशनल होगा उस 60 दिन की नेगोशिएशंस पे, और उसमें सारा कुछ तय पा जाने पे, और इसी तरह सैंक्शंस रिलीफ जो मिलेगी ईरान को वो भी उस पे कंडीशनल होगी, उसी सारी चीजों पे। तो वो पीरियड बहुत ही अहम होगा 60 दिन का। उसमें जो चीजें जिसको टेक्निकल डिटेल्स हम कह रहे हैं बहुत अहम है, बिकॉज वो सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, उसमें बहुत ही ये जो, क्योंकि न्यूक्लियर के जो इश्यूज हैं सारे, उस पे ईरान की बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस थी कि जी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, हालांकि उस पे और अमेरिका की इंसिस्टेंस थी कि नहीं, उसमें कम से कम असूल वज़े कर दें, बुनियादी चीजें जो बुनियादी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो तय पा जाए। और आखिर में फिर वही हुआ कि एक बुनियादी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो तय पा गया है, लेकिन जाहिर है जिसको टेक्निकल डिटेल्स कह रहे हैं उसमें बहुत सी मुश्किलात उसमें भी आएंगी, वो आसान नहीं होगा। उसके लिए तो पूरा टाइम है, लेकिन अभी जाहिर है हम इस दोनों जानिब से इस बात पर अग्री होना ही बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब अनाउंस करते थे मुआहदा करीब है, मुआहदे के करीब है, वहाँ से ईरान की तरफ से जवाब आ जाता था नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, अभी तो हम इनिशियल गुफ्तगू की तरफ भी नहीं गए हैं। बट इस टाइम हम देख रहे हैं
कि दोनों जानिब से अग्री किया गया है। ये अलग बात है कि 60 दिन मुज़ाकरात होंगे, बट इस स्टेज के लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस पर रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो काम किया है जो दुनिया एक्सपेक्ट करती थी सुपर पावर से, कि शायद ऐसे काम वो कर सकती हैं। पाकिस्तान एक इमर्जिंग पावर होने के नाते, एक मिडल पावर होने के नाते मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पे पाकिस्तानी कौम को दुनिया एक नए ज़ाविये और लेंस से देख रही है। और देखें, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर थी। हम ऑनेस्टी से एक पीस ब्रोकर थे। हम समझते थे कि चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस था हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि वाशिंगटन और तेहरान में हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और आप देखें, इस सारे प्रोसेस के दौरान ईरान और अमेरिका एक ही चीज़ कहते रहे कि सिंगल सोल जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है और कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी। और हमने ये भी देखा कि इजराइल बार बार, कल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट की, कहा कि खतरा है कि कुछ लोग, जो कुछ ममालिक जो हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इसको स्पॉइल कर सकते हैं। और वही हुआ कि आज ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जब इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान कमिटेड था। और इस सिलसिले में पाकिस्तान में समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ी दरार है जो दुनिया के सामने आई है, जो इजराइल और अमेरिका के बीच में है, जिसका आप भी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रहे थे। दुनिया ये महसूस नहीं कर रही थी कि अमेरिकी सदर इस तरह के अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। और इवन कि अमेरिका में तो अब ये भी बात चल रही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वर्बली इतना क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या पॉलिसी लेवल पे आ सकता है और इसको इजराइल को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकी सिस्टम, अमेरिकी अपरेटस, अमेरिकी व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप को नेतन्याहू ने अंडरमाइन करने की कोशिश की है। तो अभी तो चलो वक्त गुजर जाए, लेकिन एट द लेटर स्टेज जो है वो ज़रूर इन चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा। इस चीज़ को कतई नज़र के इजराइल और अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात क्या हैं और इजराइल की एक क्या पेनिट्रेशन है अमेरिका के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मैं समझता हूँ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया में उसके गीत गाए जा रहे हैं। और हमें, मैं समझता हूँ ये मोमेंट है सेलिब्रेट करने का। समटाइम्स हम कंजूसी करते हैं अपनी तारीफ करने में कि लोग तारीफ करें। आज एक मौका है कि दुनिया तारीफ कर रही है। कौन सा दुनिया का वजीर आजम है, कौन सी, मैं देख रहा था अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, हर बंदा पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। ये मोमेंट है जब दुनिया आपके गीत गाए, दुनिया आपकी बात करे, दुनिया आपकी तारीफ करे। और मैं समझता हूँ जब हम अक्सर इसको रेफरेंस देते हैं, जब मौका आया था पिछले साल लड़ने का तो पाकिस्तान ने क्या कमाल लड़ाई लड़ी, और जब मौका आया टेबल पे बैठ के दुनिया में अमन लाने का, ये है वो हमारी स्किल्स, ये है वो हमारा मुस्तकबिल और ये है पाकिस्तान। हमारी ये कैपेबिलिटी है और हमें इसको दुनिया को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ना कि हम जिस तरह की आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की दुनिया जिस एंगल से देख रही थी। मैं समझता हूँ दुनिया ने एंगल बदला है, हमें भी बहुत कुछ और करने की जरूरत है ताकि हमारे बारे में जो दुनिया का व्यू है ये परमानेंटली रहे और हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे जिस तरह सामने आए हैं हम फर्दर इस पे काम भी कर सकें और अपने मुल्क आगे जो है फिर वो तरक्की का सफर हम जारी और सारी रखें। जौहर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा और पाकिस्तान के किरदार पर, जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, पूरी दुनिया परेशान थी कि जंग कौन रुकवाएगा, किसी में ना इतनी जरूरत थी ना इतने गट्स थे। और ईरान जो था वो डे 1 से गारंटी मांगता था, कोई मुस्तनद ऑथेंटिक गारंटियर हो, कॉन्क्रीट जो बात करे उसकी बात के ऊपर चलना चाहता था ईरान। मैं चाहूँगा आप थोड़ी ज़रा हमें एक दफ़ा रीकैप दे दें और कुछ ज़रा हमें बिहाइंड द सीन्स ही बता दें कि बैकडोर क्या चल रहा था जब से जंग स्टार्ट हुई तब से लेकर इस्लामाबाद मेमोरेंडम तक, इस्लामाबाद टॉक्स तक, और फिर इस्लामाबाद टॉक्स से लेकर आज के दिन तक जब एक इनिशियल जो मुआहिदा है वो उस हतमी शक्ल पे आता हुआ नज़र आ रहा है और सिग्नेचर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्राइडे को। क्या थी बैकडोर, कितनी मेहनतें थी, कितनी दिन रात एक किया, रातें जागे, दौरे थे? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। देखिए इसमें सबसे अहम चीज क्या थी, पहले ये फैसिलिटेटर से पाकिस्तान ने शुरू किया, फिर मीडिएटर प्लस, क्योंकि इस पे ऐसे ऐसे मराहल आए दोनों साइड्स के दरमियान, इन जो ये फरीक हैं, इत्तेमाद का इतना फकदान था दहाइयों पुराना, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी किसी तरह से भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान पे ट्रस्ट था दोनों साइड्स का, तो पाकिस्तान ने उसको जो है ना
पूरा बरूए कार लाके, और बहुत ही देखें ऐसे मरहले जहाँ पे कहाँ पे एक टाइम पे सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थी, वहां से उनको मुज़ाकरात की मेज पे एक दूसरे के आमने सामने बिठा दिया इस्लामाबाद में। फिर जब मुज़ाकरात वहां पे जो है बात जो है थोड़ी सी बिगड़ी, फिर बात जंग की तरफ जाने की लगी, और एक मौके पे नहीं कई मौके पे। तो हर बार पाकिस्तान ने सिचुएशन को रेस्क्यू किया, और देखें कई बार वो फिर आपने देखा दौरे हुए ईरान के, कभी फील्ड मार्शल, कभी उनके रिप्रेजेंटेटिव, कभी जो है टॉप लेवल पे टेलीफोन पे राब्ते ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। तो इतने ज्यादा जो बिल्कुल मौके के, और कई बार तो दुनिया उस पर उम्मीद छोड़ चुकी थी, लगता था कि बस बात दोबारा जंग की तरफ चली जाएगी अब। और पाकिस्तान ने वहां से फिर दोनों साइड्स को दोबारा से कन्विंस करना हर बार। और फिर एक और देखें मसला क्या था, एक मसला ये भी था कि ईरान के अंदर वहां पे एक थोड़ी सी, जिस तरह मैं कह भी चुका हूँ, एक थोड़ी सी कशमकश चल रही थी प्रैग्मेटिस्ट की, और जो वहां पे हार्डलाइनर्स है उनकी, उनके वहां पे कंसेंसस को इमर्ज करवाना, उसमें भी पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया। फिर अमेरिकन साइड पे भी बहुत सी चीजें थी कि वो ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ईरान का अमेरिका पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो उस पर जब फिर इसराइल का बीच में एक स्पॉइलर का किरदार, बार बार वो भी कोशिश करते थे कि ये प्रोसेस डिरेल हो जाए। तो इतने ज्यादा नाजुक तरीन मराहल पे पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन होने से बचाया। किसी ना किसी सूरत में वो जारी रहा। बेशक वो जो है ना देखें मुज़ाकरात बिलवास्ता, कभी बिला वास्ता, फिर उसके बाद जो है ना सीज फायर स्ट्राइक्स हो रही हैं, काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन सीज फायर का डेकोरम फिर भी रखा गया। और कई बार देखें वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपनी ट्वीट्स में कह दिया, अपनी स्टेटमेंट्स में कह दिया कि आज का हमने अटैक इसलिए रोका है कि जी पाकिस्तान ने हमें कहा कि जी बात अभी यहाँ से बन जाएगी। और फिर उसमें पाकिस्तान का ये भी हमें बिल्कुल रिकग्नाइज करना चाहिए, जो पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट थी बहुत अहम थी, कतर जैसे ममालिक की सपोर्ट थी, सऊदी अरब की जो सपोर्ट थी बहुत अहम थी। तो ये जो है इसी तरह तुर्किया की सपोर्ट थी बहुत अहम थी। लेकिन उसमें जो पिवटल रोल था, जो सबसे कलीदी किरदार था, वो पाकिस्तान का ही था। और इस चीज को ये सारे मुल्क रिकग्नाइज करते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ वो किरदार खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोसेस तो भी 60 दिन चलेगा। इसमें भी कई मुश्किल मौके आएंगे। तो पाकिस्तान का जो ये रोल है अभी तक जो रहा है, यही आपको आगे भी नजर आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो है ना सब इस चीज की, अब देखें इस वक्त कैसी सिचुएशन है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये वो ममालिक हैं जो हमेशा सफ़े अव्वल पे होते थे ऐसे मौके पे, या फ्रांस के हैं या जर्मनी के हैं चांसलर, तो वो सारे इस वक्त जो है सिर्फ मुबारकबादें दे रहे हैं, इस प्रोसेस में किसी तरह से शामिल नहीं थे वो। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि जो एक बिल्कुल जो है ना ऐसा रोल अदा कर रहा है, जो सही कहा कि जो इससे पहले जो ग्रेट पावर्स अदा करती थी, तो एज अ मिडिल पावर, एज एन इमर्जिंग पावर। और फिर सबसे बढ़ के ये है, मैं समझता हूँ देखें इस पाकिस्तान को एक एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान को जो है ना एक इतना रिस्पॉन्सिबल किरदार, तो वो हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान को रीब्रांड करने के लिए। और ये मैं समझता हूँ फिर भी हमारी डिप्लोमेसी का एक चैलेंज होगा। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में इतनी जो गुडविल जनरेट हुई है, पाकिस्तान की इतनी जो सॉफ्ट पावर बढ़ी है, उसको ट्रांसलेट करें इनटू इकोनॉमिक डिविडेंड्स, उससे इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, और उससे जो है ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको भी बहुत ज्यादा जो है ना दोबारा से इकोनॉमी का आपने जिक्र किया जौहर साहब। डॉक्टर कमर जी मैं आपकी तरफ में आऊंगी। ज़ाहिर है हम अगर जंग का जो सिनेरियो हुआ और जो फर्स्ट सीज फायर हुआ, उस वक्त भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके बहुत सारी बातें जिसमें लिखी, तो वहाँ पर लेबनान का भी जिक्र किया। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो दुनिया की मईशत जो है वो जिस तरीके से सफ़र किया, जो जिस तरह से मुल्कों में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, हम वो देख रहे हैं। और ज़ाहिर है हमारा मुल्क भी इससे मुतासर हुआ। इस वक्त तो पूरी दुनिया को थैंकफुल होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं। अब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, तो इसके असरात फिर होना शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका ईरान पर नहीं, GCC कंट्रीज़ को भी कन्विंस किया कि जो स्ट्राइक हो रही हैं उस पर आप काउंटर स्ट्राइक ना कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है स्पॉइलर इसराइल यही चाहता है कि तमाम कंट्रीज़, तमाम ममालिक इस जंग में आ जाएं। तो पाकिस्तान के इस होलिस्टिक रोल के हवाले से मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान ने कहाँ पर क्या क्या किया है, ज़रा उस पर एक बार फिर से आप रोशनी डालें। जी देखिए सद्दा साहबा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए जब सऊदी अरब पे और कतर के ऊपर और ख़ास तौर पे सऊदी अरब पे जब हमले हो रहे थे, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे थे लोग जो चाहते थे कि सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करे, हालात ख़राब हों,
और इवन के कुछ ऐसे अमेरिकन कांग्रेसमैन थे जो कह रहे थे कि सऊदी अरब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो चाहते थे कि खित्ते के अंदर एक ब्रॉडर जंग शुरू हो जाए, और इस चीज़ को वो जिसे वो कहते हैं ना अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और मकसद यही था कि इजराइल के इस गोल को सपोर्ट करना। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने की लीडरशिप ने जो जारी बात है एडवाइस किया, सजेस्ट किया सऊदीज़ को और बाकी लीडरशिप को, वो यही था कि रिस्ट्रेंट शो करें, हमें इजराइल की इस जंग का हिस्सा नहीं बनना और नेतन्याहू को इस तरीके से नाकाम करना है। देखिए वो आए थे, जैसे अभी एम्बेसडर फरमा रहे थे कि सिविलाइजेशन को ख़त्म करना है, वो आए थे रजीम चेंज करने, और आप देखें उन्हीं लोगों से हाथ में लाएंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे, उन्हीं लोगों से मुस्तकबिल तय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी, अब जैसे हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट है, तो आप इमेजिन करें कि अब हम सिर्फ साउथ एशिया में हमारी प्रेजेंस नहीं है, हम मिडल ईस्ट की को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे वहाँ पे हमारा रोल देखा जा रहा है। आपको याद होगा जब ये सीज फायर हुआ तो इजराइल मुसलसल हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर, तो लेबनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, इसको इस पे आप बात करें अमेरिका से। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बाकी कोई अरब मुल्क जो है या बाकी मिडल ईस्ट के मुल्क नहीं कर सके, जिसका किरदार पाकिस्तान, जिसका सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। और आज आप देखें, आप कारोबार की बात कर रही थी, इकोनॉमी की बात कर रही थी, अभी जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होगा, जो फ्री फ्लो ऑफ जो ऑयल होगा, तो मैं समझता हूँ आज ये जो अरब ममालिक हैं, आज मिडल ईस्ट के ममालिक, वो जो स्टेट ऑफ हार्मुज़ में है या गल्फ ऑफ एडन में है या रेड सी में है, या जो आगे जाके स्विस कनाल को इस्तेमाल करते थे अपनी एक्सपोर्ट यूरोप और मेडिटेरेनियन से आगे लेके जाने में, वो सारी बातें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज अगर कहीं पे तेल की कीमत कम होगी और किसी का खर्चा कम होगा, तो उसमें पाकिस्तान की के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब, ये तमाम लोगों ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ इसको इंतहाई अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और हमें इससे अपने लॉन्ग टर्म, देखिए एक तो हमारी रेपुटेशन बहुत दुनिया में बेहतर हुई है, दुनिया को हमारे नए जाविये से देखा है, दुनिया खुद कारोबार कर रही है, दुनिया अब हमें जारी बात है हमारे साथ इकोनॉमिकली भी इंगेज होना चाहिए। आप देखें ग्वादर की हमारी पोटेंशियल सामने आई है, कराची की पोटेंशियल हमारे सामने आई है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर में बना, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मजीद हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बलोचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में जहाँ पे भी हमें कोस्टल लाइन पे कि दुनिया हमारे साथ मजीद कारोबार कर सके, तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने दुनिया को बड़ी जंग से बचाया। मिडल ईस्ट के ममालिक को हमने एक प्रैग्मेटिक प्रोग्रेसिव सोच रखने का कहा, और आज हमारी मिलिट्री लीडरशिप की और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको इस अंदाज से देखा जा रहा है कि एक वक्त था कि हम जाते थे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट करते थे, आज हमको स्ट्रेटेजिक मैटर्स में भी एडवाइस कर रहे हैं। तो ये वो हमारी और स्किल्स हैं, मैं समझता हूँ ये वो स्किल सेट है कि ये सिर्फ हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन मुल्कों को रिक्वेस्ट नहीं करते, हमने अपनी जो एक फ्यूचर फोरकास्ट था हमारा कि हमें मुस्तकबिल हम क्या देख रहे हैं, तो इसीलिए साउथ एशिया हो या मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज किया है और मुस्बत किरदार है। अमूमन मुल्क जो होते हैं उनका किरदार नेगेटिवली दुनिया में डिस्प्ले होता है, पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मुस्बत है कि अब आपको रेड सी के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे इजिप्ट जैसे हमारे दोस्त हैं, वो सारे एक नए जाविये से देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी जहाँ पे है पाकिस्तान की, इससे हमें वो इंसेंटिव भी लेने हैं, वो इंसेंटिव जिस हम अपनी मार्केट्स को दुनिया में के साथ हम जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इंगेज करना, हमें फायदा उठाना चाहिए कि हम अपने लोगों को कैसे उन अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाना चाहिए। देखें यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, बहुत कोशिश की, चीज़ें हुई, हमें इस चीज़ को देखना है कि मज़ीद कैसे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। हमें इन सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ायदा उठा सकें और हम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके, ताकि हम कभी भी अपने दोस्त ममालिक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ना जाएं। मैं समझता हूँ बड़े मौके हैं, अब हमने इन मौकों को कैसे सीज करना है अपने लोगों ने, और ये हर पाकिस्तानी की जॉब है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें, हर पाकिस्तानी की जॉब है कि वो नए एवेन्यूज तलाश करे, वो मिडल ईस्ट में देखे, वो नॉर्थ अफ्रीका में देखे, वो साउथ ईस्ट एशिया में देखे, वो यूरोप में देखे
कि हम अपने आप को कैसे रेलिवेंट कर सकते हैं। जो काम हुकूमत का और फौज का था, जो लीडरशिप का था, वो तो किया। हमें अपने ताई भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जौहर सलीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक छोटी सी में ब्रेक में जाएं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2025 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवा दिया कि हम जंगें भी लड़ सकते हैं, हम दिफा भी कर सकते हैं, हम अमन की बात भी कर सकते हैं, हम रीजनल स्टेबलाइजर भी हैं और हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, और दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। और हम का पैगाम भी पहुंचाते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं। उसके लिए हमने कोशिशें भी की हैं, जिसका कहते हैं ना मजहर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका रात इसके आप देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जौहर साहब हमारे साथ रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।